और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने मेरी ज़ंस्कार ट्रिप नहीं देखी है ऑन माई एक्सपल्स 200 तो ज़रूर देखो। इट इज़ मैंडेटरी। आपको वो गाड़ी के इन आउट सब कुछ पता चल जाएगा। और जस्ट इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप तो कन्विंस हो जाओगे वो बाइक लेने के लिए 100%। काफ़ी लोगों ने मुझे ज़ंस्कार राइड से बोलना शुरू कर दिया था कि इसका रिव्यू बनाओ। थोड़ा डिले हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में आपको पूरा एग्जैक्ट जो टूरिंग रिव्यू है, ओनरशिप रिव्यू है एक्सपल्स 200 का, वो मिल जाएगा। 5500 किलोमीटर्स मेरी गाड़ी चल चुकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना, जो एक्सपल्स रिलेटेड मेरे वीडियोज है, स्पेसिफिकली टूरिंग मॉडिफिकेशंस, एक्सेसरीज, वो सब चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वो वीडियोज़ देखना तो जाके देख सकते हैं। और जो ट्रिप मैंने की है ज़ंस्कार ट्रिप इन लद्दाख एक्सपल्स 200 पे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रिप है। आजकल आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे राइडर्स जा रहे हैं और मेरे वीडियोज़ ने काफ़ी सारे लोगों को हेल्प किया। काफ़ी सारे लोग अभी ज़ंस्कार जा रहे हैं। वेरी वेरी ग्लैड। अब जाके कहाँ मैं थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ, टैन वैन सब गया, मतलब काफ़ी दिन लग गए। इनफैक्ट बालों की तो फुल वाट लग गई थी। तो मुझे काफ़ी सालों से हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। जब भी मैं सो के उठता हूँ तब पिलो पे थोड़े बहुत बाल रहते हैं। जब भी हम बाल स्ट्रेट करते हैं तब नीचे गिर जाते हैं। इसका एक सोल्यूशन है कि अच्छा एक हेयर ऑयल यूज़ करना। बहुत सारे अच्छे एडवांटेजेस है, लेकिन उसका एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसका जो रिजल्ट है वो हमको तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। लेकिन क्यों ना आपको मैं आज एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी दिखाऊं जो आप अपने हेयर ऑयल में मिक्स कर सकते हैं और उसको बालों पे लगा के आपको वही रिजल्ट्स क्विक में मिल जाएंगे। तो ये वो नई कैटेगरी, हेयर ऑयल बूस्टर्स फ्रॉम मामा अर्थ। एक है ऑनियन हेयर ऑयल बूस्टर्स जो हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है। एक है आलमंड हेयर ऑयल बूस्टर्स जो हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए है। एक है राइस हेयर ऑयल बूस्टर्स जो डैमेज रिपेयर के लिए है। और एक है टी ट्री हेयर ऑयल बूस्टर्स जो डैंड्रफ फ्री हेयर के लिए है। अब क्योंकि मेरा प्रॉब्लम हेयर फॉल का है, तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑनियन हेयर ऑयल बूस्टर्स, जिसमें है ऑनियन ऑयल विच इज़ रिच इन सल्फर एंड रिडेंसिल। अब ऑनियन ऑयल में जो सल्फर होता है, इसकी वजह से आपके हेयर फॉल और स्प्लिट एंड्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और जो रिडेंसिल है, इट नरिशेस हेयर फॉलिकल्स एंड एक्सिलरेट्स हेयर ग्रोथ। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें अश्वगंधा ऑयल विच इज़ रिच इन अमाइनो एसिड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, और भृंगराज ऑयल विच इज़ रिच इन विटामिन ई। सो ऑल दिस इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स स्ट्रेंथन्स योर हेयर, प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, इन्फ्लेमेशन कम होता है एंड नरिशेस योर स्काल्प। एंड दिस मामाअर्थ ऑनियन हेयर ऑयल बूस्टर्स 5x पावर ऑफ ऑनियन, नॉन स्टिकी फार्मूला है तो चिपचिपाहट नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, मतलब इसमें कोई भी टॉक्सिन्स या केमिकल्स नहीं है, कंप्लीटली टॉक्सिन फ्री। तो मामाअर्थ का हेयर ऑयल बूस्टर्स यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उसमें 6-7 ड्रॉप्स ये डालना है। उसके बाद उसको अच्छे से हाथों पे मिक्स करके बालों पे लगाना है, हल्के हाथ से मसाज करना है और उसको ओवरनाइट या कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है। एंड देन वॉश इट विद अ गुड शैम्पू। रिकमेंडेड है मामाअर्थ का सल्फेट फ्री शैम्पू, एंड दैट्स इट। आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है, वो जल्दी चला जाएगा। आपको हफ्तों या महीनों तक वेट करने का काम नहीं है। हेयर ऑयल बूस्टर्स इसी के लिए है। और जब से मैं ये ऑनियन हेयर ऑयल बूस्टर यूज़ कर रहा हूँ, तब से मेरा हेयर फॉल का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो गया है। अगर यही मैं सिर्फ ऑयल लगाता, नॉर्मल ऑयल, तो उसके लिए काफ़ी महीने, हफ्ते लग जाते। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ यूजिंग मामाअर्थ प्रोडक्ट इज बिकॉज ऑफ देयर प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। सो एवरी टाइम यू बाय एनी प्रोडक्ट ऑफ मामाअर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन देयर वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। वैसे आपको मामाअर्थ के प्रोडक्ट काफ़ी सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जैसे कि अमेजॉन, नायका। लेकिन दोस्तों, अगर आपको डिस्काउंट में इंटरेस्ट है तो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड, आपको 20% डिस्काउंट में मिल जाएगा ऑन मामाअर्थ वेबसाइट और ऐप ज़रूर चेक करना। ऐप पे काफ़ी सारे ऑफर्स आते रहते हैं। सो डू चेक आउट हेयर ऑयल बूस्टर रेंज फ्रॉम मामाअर्थ। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है। यूजिंग माई कूपन कोड यू कैन गेट 20% ऑफ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मेरे ससुराल, मेरे होम टाउन की तरफ आया हूँ, तो एक्सपल्स जो है वो मेरे पास फिलहाल नहीं है। मैं आया हूँ मेरी कावासाकी वर्सेस X300 लेके। एक्सपल्स मुंबई में ही है, तो एक्सपल्स ये वीडियो में अपने पीछे तो नहीं रहेगी, लेकिन बीच बीच में मैं ज़ंस्कार के और जो इंपॉर्टेंट शॉट्स है वो डालते रहूँगा, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि गाड़ी का परफॉर्मेंस या हैंडलिंग है, वो सब चीज़ें जब बात करेंगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि वो सिचुएशन में गाड़ी कैसे दिख रही थी, कैसी परफॉर्म कर रही थी। तो ये सारे के सारे एक्सपल्स 204V के रिव्यू के बारे में मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे हम, तो लंबा वीडियो होने वाला है। चल खाली, चल खालियो, चल खालियो।
वो क्या है ना, हमारा डॉग बहुत शैतान है, इसीलिए इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये वीडियो को अपन क्विक बनाने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सपल्स 200 4V को मैं 2 लाइन या 1 लाइन में अगर डिस्क्राइब करूँ तो मैं कहूँगा कि वो गो एनीवेयर डू एनीथिंग बाइक है। उस बाइक से आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। सिटी में काम करेगी, ऑफ रोडिंग में काम करेगी, हाईवे पे काम करेगी, कहीं पे भी लेके जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि सब अच्छी बातें मैं बोलने वाला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुरी बातें भी है, अच्छी बातें भी है। अब अच्छी बातें ज़्यादा है तो मैं क्या करूँ, अच्छी बातें ज़्यादा है तो वो बोलूँगा, लेकिन बुरी बातें भी बोलूँगा। अपन फ्रैंक इंसान है। तो गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने गाड़ी ली थी 1,58,000 रुपीज़ में। अभी शायद थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ गई है, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी। प्राइस क्या है आप चेक कर सकते हैं। मैंने मेरे स्टॉक बाइक पे जो भी एक्सेसरीज आपको बताया वो मैंने लगाया है। रैली किट मैंने नहीं लगाया, सिर्फ हैंडल बार राइजर मैंने लगाया रैली किट का। एंड इफ आई ब्रेक अप द किलोमीटर्स, 5,500 किलोमीटर्स अपनी गाड़ी चली है, उसमें से 1,500 किलोमीटर्स इज इन सिटी, रेस्ट ऑल इज ऑन हाईवे एंड माउंटेन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑन हाईवे। हाईवे में परफॉर्मेंस कैसा है, अंडर पावर्ड लगती कि नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। देखो मैं सिंपली फ्रैंकली आपको बोलूँगा, 100 किलोमीटर्स की अगर आपको स्पीड रखनी है विथ लगेज, अगर आपके पास लगेज है गाड़ी पे पीछे, 100 किलोमीटर्स की स्पीड आप मेंटेन रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 100 के ऊपर अगर आपको जाना है तो 105 तक मैं कहूँगा कि जा सकते हो, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है इंजन पे। तो लगेज अगर नहीं है तो 105 110, लगेज अगर है तो 100 105, बस इतनी स्पीड आप रखते हो। वैसे तो जाने को तो 115 भी चली जाएगी, मैक्सिमम 120 भी चली जाएगी, लेकिन इट इज़ नॉट कंफर्टेबल एंड इट इज़ नॉट वेरी, मतलब कॉन्फिडेंस इतना नहीं आता जितना 105 के आसपास आता है। तो अंडर पावर्ड है या नहीं वो डिपेंड करेगा चलाने वाले पे। अगर चलाने वाला 400 सीसी की बाइक चला रहा है तो वो बोलेगा अंडर पावर्ड है, चलाने वाला 150 सीसी से आया तो बोलेगा और अच्छी खासी पावर है। तो वो सब्जेक्टिव मैटर है। मैं कहूँगा अंडर पावर्ड नहीं है, 200 सीसी के हिसाब से सही पावर है। एक्सपल्स इज अ डिफरेंट बाइक, डोंट कंपेयर इट विथ एनी अदर बाइक। कंपेयर करना है तो उसके सेगमेंट के वो टाइप के बाइक से करो, किसी और बाइक से कंपेयर करना इज काइंड ऑफ स्टूपिडिटी, बिकॉज दैट्स नॉट वाई यू आर बाइंग दिस बाइक फॉर। यस, जो एक्सपल्स 200 2V थी इसके पहले वाली, वो 90 to 100 कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड थी, इसकी थोड़ी बढ़ गई है, आप बोल सकते हो इसकी 100 105 हो गई है। हाईवे के लिए जो इसका गेयरिंग है वो गेयरिंग मतलब कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा टॉप गेयरिंग नहीं है इसको, और थोड़ा हाई रेविंग इंजन है। जो 2V था उसका इतना रेविंग नहीं था, 80 to 100 आराम से क्रूज करती है। हाँ, थोड़ा लगेगा आपको कि गेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी रेव बहुत ज़्यादा कर रही है, आपको लगेगा अरे गेयर कम तो नहीं है, इतनी ज़्यादा रेव करती है। सो दैट इज़ द रीज़न वो फीलिंग आती है विच डजेंट मैटर। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा इंजन हीटिंग परफॉर्मेंस के टाइम पे हाईवे पे या समर में इंजन हीटिंग का कोई प्रॉब्लम आया क्या? कुछ लोगों को आ रहा है, तो मुझे पर्सनली नहीं आया। मैंने उसको बहुत एक्सट्रीम हीट में चलाया है, 47-48 डिग्रीज में तक चला है, माउंटेन्स में चला है, हीटिंग इशू मुझे कुछ भी नहीं आया। टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क इज़ ओके, मतलब ऑफकोर्स इट इज़ अ 200 सीसी 4V है, थोड़ा सा बढ़ गया टॉर्क, लेकिन स्टिल इट इज़ ओके। मतलब आप अगर 50-60 के स्पीड पे हो तो आप ओवरटेकिंग आसानी से कर सकते हो। अगर आप 70-80 के स्पीड पे हो तो ओवरटेकिंग वुड बी लिटिल स्लो। अब पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे ऑफ रोडिंग में और माउंटेन्स में। देखो माउंटेन्स में मोस्ट ऑफ द मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं इंक्लाइन पे हूँ या कोई हेयरपिन बेंड चढ़ रहा हूँ या माउंटेन के स्टीप स्लोप पे हूँ, तो यूजुअली बाइक फर्स्ट गियर पे रखनी पड़ती थी। सेकंड गियर पे रखता था अगर बाइक की स्पीड 30 के ऊपर जाती है तो। फर्स्ट गियर पे ही मोस्टली बाइक थी मेरी, स्पेशली इन ज़ंस्कार। जब हम पादुम के बाद चढ़ रहे थे ऊपर, तो पूरी बाइक फर्स्ट गियर पे थी ऑलमोस्ट बहुत सारा टाइम। ये तो हो गई गियरिंग की बात, लेकिन अंडर पावर्ड आपको ये माउंटेन्स में लगती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तब लगेगी जब आप एकदम ऐसा अच्छा रास्ता जो नुब्रा जा रहे हो, बहुत स्ट्रेट रास्ता है, तो इट इज़ काइंड ऑफ हाईवे ओनली, तब आपको शायद लगेगा। लेकिन ऑफ रोडिंग में आपको ये बाइक अंडर पावर्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इनफैक्ट आप जो पावरफुल बाइक्स हैं उनके भी आगे निकल जाओगे, बिकॉज उसका हैंडलिंग इतना ज़्यादा। विल कम टू दैट लेटर। टॉर्क की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा टॉर्क है इसका माउंटेन्स में, स्पेशली जब भी हम इंक्लाइन चढ़ते थे फर्स्ट गियर पे मस्त खींचती थी। मेरे बाइक के पीछे 50-60 किलो का लगेज था। 50 किलो तो था ही, एक नॉर्मल बंदे जितना वेट का लगेज था। ऐसे समझ लो कि पीछे एक बंदा बैठा था, फिर भी फर्स्ट गियर पे बाइक खींच रही थी। वेरी गुड। इनफैक्ट 200 4V में जो बिग स्प्रॉकेट दिया है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये होगी पावर की बातें फॉर हाईवे एंड फॉर ऑफ रोडिंग या तो माउंटेन्स। अभी हम जाएंगे कंफर्ट पे। देखो कंफर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम कोई भी बाइक खरीदते हैं। हम बाइक खरीदते हैं दो चीज़ों की वजह से, पावर एंड कंफर्ट। मतलब मैं तो वही देखता हूँ, सबसे पहले वही देखता हूँ। तो कंफर्ट में सबसे पहले हम हाईवे स्टेबिलिटी की बात करेंगे। हाईवे स्टेबिलिटी बाइक की अच्छी है, लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके कुछ रीज़न्स है। सबसे पहला रीज़न कि बाइक की प्रोफाइल छोटी है, उसके टायर ज़्यादा मोटे हैं नहीं। सेकेंड थिंग इज़ उसकी जो सामने का फ्रंट रिम साइज़ है वो 21 इंच है, पीछे का 18 इंच है। थोड़ा आप ना
ग्राउंड से थोड़ा ऊपर बैठते हो, मतलब यू सिट हाइटेड ऑन द बाइक। इसकी वजह से स्टेबिलिटी में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसा डर लगता है। मतलब अगर मैं 100 पे हूँ, 105 पे हूँ, जो कॉन्फिडेंस मुझे शायद एक्सपल्स 200 पे आ रहा है, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस शायद मुझे अपाचे 200 पे आएगा या कोई और 200 सीसी बाइक पे आएगा। तो ये फ़र्क है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ जस्ट वो फीलिंग आती है कि भाई आई शुड स्लो डाउन। मतलब अगर 110 पे हो तो ऐसी फीलिंग आती है कि आई शुड स्लो डाउन। ऑफ कोर्स यू शुड स्लो डाउन। 100 की स्पीड कंफर्टेबल है बाइक पे, लेकिन ऑफ रोडिंग स्टेबिलिटी इसकी एकदम बढ़िया है। ऑफ रोड में आपको लगेगा कि और स्पीड पकड़ूँ, तो ये फंडा होता है। इसीलिए आगे निकल जाते हैं एक्सपल्स वाले, क्योंकि डर नहीं लगता। कंफर्ट में वाइब्रेशंस भी गिने जाते हैं, तो वाइब्रेशंस बाइक में इतने नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी नई बाइक है, शायद ये रीज़न होगा, शायद 2 साल बाद वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, जो यूजुअली होता है। लेकिन नई बाइक है, 5500 किलोमीटर के हिसाब से वाइब्रेशन बहुत ही कम है। मतलब अगर मैं 80 के ऊपर हल्के हल्के आते हैं, 80 तक तो भाई एकदम मक्खन चलती है, इतनी स्मूथ, इतनी मस्त है, बहुत मज़ा आता है। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है। कंफर्ट में विंड ब्लास्ट भी आता है, भर भर के आपको विंड ब्लास्ट आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। नीचे से हवा, ऊपर से हवा, हर तरफ से हवा आएगी, क्योंकि नीचे से इसका टैंक छोटा है, सामने कोई फेरिंग नहीं है, छोटा सा लाइट है, छोटा मडगार्ड है, पतले टायर्स है, तो इसकी वजह से एयर अंदर आने का बहुत ज़्यादा स्कोप मिल जाता है। तो इसीलिए एक्सपल्स 200 4V या कोई भी एक्सपल्स पे एक बड़ी विंडशील्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। मैं इनस्केप ड्रीम्स की विंडशील्ड यूज़ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है कंपेयर टू स्टॉक विंडशील्ड, तो इसकी वजह से हवा जो है ना मेरे यहाँ तक नहीं लगती। अगर आपको वो विंडशील्ड खरीदनी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी तगड़ी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्काउंट लिंक है, तो जाके खरीद सकते हैं। कंफर्ट में सिटिंग पोस्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बाइक में सिटिंग पोस्चर एकदम बढ़िया है। ऑलमोस्ट मैं सीधा खड़ा रहता हूँ। अगर मेरे हैंडल बार राइजर्स नहीं होते तो शायद मेरे हाथ नीचे होते, लेकिन हैंडल बार राइजर्स की वजह से ऊपर था। हाईली रिकमेंड हैंडल बार राइजर्स आप लगा लो, आपके हाथ ऐसे 80 डिग्री पे रहेंगे और आप ऐसे सीधा बैठोगे, और पैर भी ऐसे एंगल में नहीं रहते, काइंड ऑफ ऐसे रहते हैं पैर। मेरे वर्सेस पे पैर थोड़े पीछे रहते हैं, इस पे पैर थोड़े आगे रहते हैं, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इनफैक्ट दैट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर ऑफ रोडिंग स्पेशली। और लास्टली कंफर्ट में आती है सीट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सीट एक्सपल्स 200 4V की थोड़ी बड़ी है 2V से, मतलब थोड़ी वाइड है, लेकिन फिर भी वो इतनी वाइड नहीं है। अल्टीमेटली इट इज़ काइंड ऑफ अ ऑफ रोड डर्ट बाइक टाइप ऑफ मोटरसाइकिल, तो उसकी सीट थोड़ी नैरो है। सामने वो बल्ज दिया हुआ है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता, लेकिन ठीक, सीट छोटी है, कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं है, तो आपको सीट पे कुछ कुशनिंग करवाना पड़ेगा या तो एयर सीट लगवानी पड़ेगी। अभी कंफर्ट में काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि डबल सीट के लिए एक्सपल्स कैसी है। देखो, इसमें हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। पर्सनली अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं डबल सीट एक्सपल्स पे लद्दाख या कहीं और जाऊंगा, तो पर्सनली मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास वर्सेस है, तो ये रीज़न है। लेकिन अगर एक्सपल्स मेरी पहली बाइक होती और मैं पहली बाइक पे लद्दाख जाता डबल सीट, तो मैं चले जाता उसके साथ, ठकुरन जी के साथ। तो ऐसा फंडा है। तो ये हर पर्सन का अलग अलग आंसर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं नहीं करता, लेकिन पॉसिबल तो ऑफकोर्स है। लोग स्प्लेंडर पैशन से भी जाते हैं, पॉसिबल है। बहुत बढ़िया बाइक है, सस्पेंशन एकदम बढ़िया है, बस इसकी सीट थोड़ी छोटी है। तो मुझे लगता है डबल सीट अगर हेल्दी लोग हैं 70-80 किलो के, तो फिर थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा। अगर आप पतले पतले 2 लोग हैं या एक पतला है तो फिर कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आएगा आपको, लगेज का। इसमें अगर आप सैडल बैग्स और ये सब लगाओगे डबल सीट के साथ, तो पूरा गाड़ी दब ही जाएगा। तो इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ बाइक ना कि इतना सारा लगेज और डबल सीट लेके जाए। तो अगर डबल सीट लेके जा रहे हो तो फिर लगेज आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर लगेज और डबल सीटर सब कुछ लेके जा रहे हो तो फिर एक ईजी राइड करनी पड़ेगी। कर तो सकते हो डबल सीट, ऐसा कोई नहीं है, बट थोड़ा सा तकलीफ होएगा। अगर आप झेल सकते हो तो झेलो, नॉट अ प्रॉब्लम। और कंफर्ट ऑन ऑफ रोडिंग, ज़बरदस्त कंफर्ट ऑन ऑफ रोडिंग। इसका सस्पेंशन चुम्मेश्वर सस्पेंशन है भाई। इतना अच्छा सस्पेंशन मैंने जितनी भी बाइक्स आज तक चलाई है, इतना बढ़िया सस्पेंशन मैंने नहीं देखा, हैंड्स डाउन। इसका सामने का सस्पेंशन तो क्या है, पीछे का भी बहुत बढ़िया है। ऐसे टेरेन पे मैंने ये बाइक चलाई है, उड़ाई है मैंने बाइक, यार उड़ाई है। मैंने सोचा नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं ये सब करूँगा, लेकिन इतने लेवल पे करूँगा वो नहीं सोचा था। बेस्ट बाइक है ये सब चीज़ों करने के लिए, दी बेस्ट। इसमें अगर रैली किट डाल दिया तो ख़त्म है। एंड यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट, जितना आप फास्ट जाओगे, एडवेंचर बाइक का डीएनए होता है कि जितना आप ज़्यादा फास्ट जाओगे उतना बम्स ये सोक कर लेगा। तो ऑफ रोड अगर मुझे दिख रहा है सामने बहुत ज़्यादा है, तो मैं भगाता था बाइक को, और पता नहीं अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है ऑफ रोडिंग पे बाइक पे। वो इतना मुझे वर्सेस पे नहीं आता, टू बी फ्रैंक, क्योंकि वो बड़ी है, हैवी है, थोड़ा डर लगता है। इस पर मुझे उतना डर नहीं लग रहा था। अगर मेरे बाइक पे लगेज नहीं होता तो सोचो मैं क्या करता है यार। मतलब एक ज़रूर ट्राई करूँगा मैं। तो पावर की बात हो गई, कंफर्ट की बात हो गई, अभी करते हैं हैंडलिंग की बात। हैंडलिंग की बात विथ लगेज एंड विदाउट लगेज। विदाउट लगेज सबसे पहले बात करेंगे, तो विदाउट लगेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त एकदम 100, 105, 110 बढ़िया चलती है बाइक। अगर हम लगेज के साथ में बात करेंगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊँगा
कि काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि टॉप बॉक्स कैसे लगाया है, ये प्लेट कौन सी है, ये वो। ठीक है, आप प्लेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप आपका टॉप बॉक्स जो है वो 5 to 7 kg तक ही रखो मैक्सिमम। क्योंकि ये बाइक में क्या होता है ना, मेरे पूरे ट्रिप में मेरा टॉप बॉक्स हैवी था। मेरे पास बहुत सारा सामान होता है, व्लॉगिंग गियर से लेके ड्रोन से लेके बाइक का सारा टूल्स होता है। टॉप बॉक्स में मैंने कपड़े रख दिए थे, पीछे टेल बैग मैंने ये सब हैवी चीज़ें रख दी थी, फिर भी कपड़े हैवी हो गए थे, काफ़ी सारे कपड़े थे, ठंडी के कपड़े सब। तो टॉप बॉक्स मेरा पीछे का ऑलमोस्ट 10 किलो 12 किलो हो गया था, विच इज़ नॉर्मल फॉर माई वर्सेस। लेकिन यहाँ पे 10-12 किलो ज़्यादा हो जाता है। जब भी मैं हाथ छोड़ता हूँ तो हैंडल ऐसा वॉबल करता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है, पीछे ज़्यादा वेट है गाड़ी पे, तो हमने का हैंडल वॉबल, इट इज़ वेरी डेंजरस। मतलब आप हाथ छोड़ नहीं सकते। बाकी हैंडलिंग तो सही है। कॉर्नर्स के लिए ऑफकोर्स ये बाइक बनी नहीं है, लेकिन कॉर्नर्स पे भी आराम से आई वॉज हैविंग फन ऑन द कॉर्नर्स ऑल्सो। ज़्यादा लीन विन नहीं कर सकते, एडवेंचर बाइक है, लेकिन बढ़िया थी। स्टेबिलिटी में अगर हम बात करेंगे टायर्स की, तो टायर्स भी बढ़िया है, ग्रिप भी बढ़िया है। तो ऐसा मुझे कोई ऐसा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ नहीं मेरा कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हुआ ही नहीं। बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है। अब बात करेंगे माइलेज की। माइलेज सिटी में कितना है, हाईवे में कितना है, माउंटेन्स में कितना है, फुल टैंक रेंज कितनी आपको मिली। देखो, सिटी में मुझे माइलेज मिला है, मुझे एक्चुअली पूरा माइलेज अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 35 to 37 ऐसा मिल रहा है। हाईवे पे हाँ, अगर मैं नॉन स्टॉप हाईवे पे चला रहा हूँ, मतलब नॉन स्टॉप सुबह से शाम हाईवे ओनली 100-105 तो है माइलेज थोड़ा सा शायद कम हो जाता है, 33-34 आ जाता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है मेरा माइलेज हाईवे में सिटी में 35 से 37 के आसपास मिला है। माउंटेन्स में इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा मिला है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जितना मेरा कैलकुलेशन था माउंटेन्स में आई थिंक आई गॉट 38 to 40। माउंटेन्स में यूजुअली थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज मिलता है डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर एंड हाउ यू राइड, लेकिन ऐसा माइलेज का सीन है। और फुल टैंक रेंज अगर मैं आपको बात करूँ तो 330 या 350 मैक्सिमम। एक बार जब रहता बाइक में तब मैं फ्यूल भरता था, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड है ना, तो उसमें एकदम कम पेट्रोल रखना नहीं चाहिए, नहीं तो इंजेक्टर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो भरने के बाद भी बाइक पे ऑलमोस्ट कितना 10, 11, 12, 13 4 लीटर पेट्रोल रहता था। 4 लीटर पेट्रोल में से अगर मैं 2 लीटर भी सेफ साइड रख दूँ तो 2 लीटर मतलब ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर बाइक और चल जाएगी। तो इसकी टैंक रेंज जो है वो आप मोटा मोटा 400 किलोमीटर पकड़ के चलो। 13 लीटर टैंक में 400 किलोमीटर की रेंज इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। 350 मैं सेफ साइड भर देता हूँ। अब काफ़ी लोगों को 40 नॉन स्टॉप माइलेज भी मिला है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू राइड। अगर आप बहुत प्यार से चलाओगे, 80 की स्पीड पर रखोगे तो आपको 40 आराम से मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होगी बाइक की। अभी बात करेंगे लगेज ऑप्शंस बाइक के। तो देखो, एक्सपल्स ये ऐसी गाड़ी है जिसको आपको ज़्यादा लोड करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास बड़ी बाइक है इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। अगर मेरे पास सिर्फ ये बाइक होती फिर भी मैं यही करता जो मैं बोल रहा हूँ। तो लगेज ऑप्शन में मैं आपको बताऊँगा सबसे बड़ी आप चीज़ क्या कर सकते हो। एक मिड साइज़ या छोटी टैंक बैग इज़ इनफ। पीछे एक बड़ी टेल बैग ले सकते हो आप, नहीं तो एक लंबी वाली एक टेल बैग आती है जो आप पीछे रैक तक एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपके पास टॉप बॉक्स नहीं है तो वो बड़ी वाली भी ले सकते हो, जैसे कि फ्रॉगमैन करके एक आती है, आई थिंक राइनॉक्स की भी आती है, आप चेक कर सकते हो। टॉप बॉक्स ट्राई टू कीप इट एज ए लास्ट ऑप्शन। मतलब अगर आपके पीछे कोई बैठ नहीं रहा है, आपके पास टेल बैग नहीं है, तो फिर टॉप बॉक्स मत लगाओ ना। मतलब टॉप बॉक्स की वजह से लिमिटेशंस आ जाती है। चलो, टॉप बॉक्स आपको लेना ही है ना, तो छोटा टॉप बॉक्स लो, मतलब ऐसा 20-25 लीटर के आसपास। मेरा बहुत बड़ा है तो छोटा टॉप बॉक्स भी काम कर लेगा। मेन स्टैंड इसका जो है वो मैंने एडिशनल लगाया था, वो बाइक के साथ आता नहीं है, तो वो आपको 1000-1100 रुपये का पड़ेगा। हीरो के शोरूम से मैंने लगाया था। अच्छा है, डिसेंट है, डज द जॉब वेरी गुड। और काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मेन स्टैंड जो सेंटर स्टैंड होता है वो लगाने के बाद ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत फ़र्क पड़ गया। देखो यार, थोड़ा फ़र्क पड़ा है, ऐसा नहीं पड़ा है, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब 4-5 बार आई थिंक बाइक लगी होगी ज़ंस्कार में, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इट इज़ जस्ट ए सेंटर स्टैंड, थोड़ी ना वो टूटने वाला है। अगर थोड़ा कुछ हो भी गया तो ठीक है ना यार, अब तो गाड़ी है ऐसी जगह पे लेके जा रहे हो तो थोड़ा बहुत तो कुछ होने ही वाला है। तो कोई टेंशन मत लो, लगाओ बिंदास मेन स्टैंड होना ज़रूरी है, क्योंकि बाइक मेंटेनेंस लगेज ये सब करने के लिए मेन स्टैंड इंपॉर्टेंट है। अगर पंचर हो गई बाइक तो फिर क्या करोगे, मेन स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो डिस्प्ले है, जो कंसोल है, वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी डिटेल्स उसमें मिलती है। बट उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आराम से मिल जाएगी। जो आपको चाहिए वो मिलेगा, बस कुछ चीज़ें नहीं है, विल टॉक अबाउट दैट। इसके लाइट्स तो ठीक ही है, मतलब इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक। लाइट्स इतने कुछ खास है नहीं, तो आपको अगर एक्सपल्स कहीं और लेके जाना है, बाहर लेके जाना है, तो यू हैव टू इंस्टॉल गुड क्वालिटी ऑक्स लाइट्स। उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, जाके चेक कर सकते हो, या तो कोई भी लगा लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वही लगाना है। मिरर्स ऑल्सो आर डिसेंट, काफ़ी अच्छे मिरर है, वाइड मिरर है और परफेक्ट पोजीशन में है, तो अच्छे से अगर आपने लगा दिए तो पीछे का आपको अच्छा दिखता है। मिरर पे आप ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा सकते हो, इट इज़ मस्ट। सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दूंगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ खरीदनी है जो मैंने लिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका जो स्टॉक हैंडल बार है वो भी मुझे ठीक लगता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट
आफ्टर मार्केट हैंडल बार जैसा कि आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का मिलता है, काफ़ी लोग वो लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा वाइड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वाइड है, इतना वाइड है। एक्सपल्स का जो स्टॉक हैंडल बार है वो कम वाइड है, ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन इट डज़ द जॉब फॉर मी। मैंने हैंडल बार राइजर लगा लिया, ख़त्म। और स्टॉक हैंडल बार है ना, तो फिर स्टॉक सेटिंग के साथ है तो वाइब्रेशन ये सब का भी प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें अंदर जो मेटल फिलिंग है वो भी ऊपर तक है, तो आई थिंक दैट इज़ फॉर जो वाइब्रेशन है उसको डैम करने के लिए। तो इसकी वजह से आई डिडंट प्ले विथ इट। अगर देखो आप बाइक ले रहे हो, अगर आपके पास बाइक है, ज़रूरत पड़ती है तो ही चीज़ें चेंज करो, ऐसे मतलब बहुत सब लोग कर रहे हैं इसलिए मत करो। तो हैंडल बार पे जो स्विचेस है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, सीरियसली अच्छी क्वालिटी के स्विचेस है। उनका जो फीडबैक है काफ़ी अच्छा है और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, तो नो कंप्लेंट विद द स्विचेस। अभी बैश प्लेट और साइड गार्ड की क्वालिटी की बात करेंगे तो बैश प्लेट डज इट्स जॉब वेरी वेल। इसके जो साइड गार्ड्स है, जो क्रैश गार्ड्स बोल सकते हैं, 2000 ओके, मतलब ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं। बाइक अगर इन केस ऑफ फॉल उस पर हल्की टिक जाएगी, हैंडल बार पे टिक जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत लेवल का प्रोटेक्शन नहीं है उसमें, तो वो बस बेसिक है। अगर चलते बाइक गिरती है तो वो बेंड हो जाएगा, तो अगर आपको एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए तो आप अच्छे क्रैश गार्ड लगा सकते हैं। और एक्सपल्स 200 4V का जो कैरियर है, जो स्टॉक कैरियर है, वो शायद कोई प्लास्टिक ही मटेरियल का है, लेकिन इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उस पर मैंने एक एक्सटर्नल प्लेट लगा कि उसके ऊपर इतना बड़ा 42 लीटर्स का टॉप बॉक्स पे इतना वजन था, इतने ख़राब रास्ते थे, ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन मुझे सबसे बड़ा डर वही था कि ये क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा तो टॉप बॉक्स गिर जाएगा और बाद में मैं क्या करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रिटी स्ट्रॉन्ग, आई मस्ट से, गुड। ओवरऑल बाइक की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। ऐसा कोई मुझे अभी बाइक को 3-4 महीने हुए हैं, तो ऐसा मैं इतने जल्दी इसको जज नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे जो एक्सट्रीम एडवेंचर राइड थे उसके बेसिस पे अगर आपको बोलूँ तो क्वालिटी वाज रियली गुड, बहुत अच्छी क्वालिटी है। बाइक में इतना सारा टॉर्चर झेलने के बाद भी नॉर्मल ऐसा खारखुर इधर से उधर से आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं बड्डों पे जाता हूँ तो ऐसा कोई आवाज़ आता है ना अंदर से इधर उधर से, वो भी नहीं आ रहा है। सर्विस एंड रिलायबिलिटी तो आपको हीरो है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम खास होगा नहीं, कहीं भी रिपेयर हो जाएगी, कोई भी मैकेनिक रिपेयर कर देगा, कोई ऐसा उसमें टेंशन वाली बात है नहीं। सर्विस, इसकी कॉस्ट देखो, फर्स्ट सर्विस तो छोड़ दो, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस जब भी आप करोगे, इसका इंजन ऑयल महंगा है, सर्विस कॉस्ट उसमें बढ़ जाती है। इंजन ऑयल इज़ अराउंड 1100 रुपीज़ फुल्ली सिंथेटिक, तो अगर आप बाहर से भी लेते हो तो वो भी 800-900 का पड़ेगा, तो इंजन ऑयल इसका महंगा है, लेकिन इसका इंटरवल 6000 किलोमीटर्स है, तो दैट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। 2 सर्विस में एक बार इंजन ऑयल चेंज होता है, बाकी लेबर और ये सब चीज़ें अलग है, तो टोटल मिला के आई थिंक अराउंड 1500 रुपये मेरा सर्विस आया था। हाँ, इसमें अगर ब्रेक पैड चेंज करने तो इसके जो स्टॉक ब्रेक पैड्स हैं निसिन के, बहुत सही ब्रेक पैड्स है, वो महंगे हैं, तो वो आपको महंगे पड़ेंगे, 1200-1300 का ब्रेक पैड है। इट्स काइंड ऑफ लाइक कावासाकी ब्रेक पैड जो इसका मुझे कॉस्ट पड़ता है, बट उसमें मैं कंजूसी नहीं करूँगा टू बी फ्रैंक, क्योंकि ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी। लेकिन अगर सस्ता ऑप्शन चाहिए तो मार्केट में वो मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने सब अच्छी बातें सुनी ना एक्सपल्स के बारे में, अभी थोड़ी बुरी बातें भी सुन लो। बुरी बातें भी है, अच्छी खासी है। इसका साइड स्टैंड, पैथेटिक साइड स्टैंड। पर्सनली मुझे लगता है कि मतलब ये टाइप की बाइक पे ऐसा स्टैंड कैसे दे सकते हैं यार, ये बाइक कहीं पे भी जा सकती है, कहाँ लोग लेके जाते हैं, ऐसा लुपांग साइड स्टैंड क्यों देने का है? थोड़ा सॉलिड साइड स्टैंड दो यार, जो बाइक ऐसी खड़ी रहे। वो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूँ। बाइक जब हम खड़ी करते हैं ना तो साइड स्टैंड ऐसे टिकता है, फिर बाइक का वेट जब पड़ता है ना तो वैसा फैल जाता है और फिर बाइक भी हिल जाती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, डर लगता है उसमें। अगर लगे जब बाइक पे तो बाइक तो गिरने का चांसेस है, और बहुत ज़्यादा लगे जा तो फिर तो गिर ही जाएगा। उसका कुछ करना पड़ेगा, अगर मैं उसका कुछ जुगाड़ करता हूँ तो मैं आपको फ्यूचर में वीडियो में बता दूंगा। लेकिन साइड स्टैंड इज़ नेक्स्ट। कौन इज इसका गियर शिफ्ट इंडिकेटर कुछ अजीब सा है, आई थिंक इट इज़ क्लच बेस्ड, क्योंकि जब भी मैं क्लच दबाता हूँ तो वो डैश हो जाता है और उसको अपडेट होने को 1 सेकेंड लगता है, तो ऐसा कुछ है, इंस्टेंट नहीं है। नॉट दैट इट इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन जब भी आप नीचे देखते हो तो क्लच दबाया होगा हल्का भी तो वो डैश हो जाएगा, तो आपको समझ भी नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ गेटिंग यूज टू, सो मुझे वो आदत हो गई थी तो मुझे उसका कोई फ़र्क पड़ा नहीं। इसके कंसोल में इसका जो ट्रिप मीटर है, 2 ट्रिप मीटर है, दोनों ट्रिप मीटर 999 के बाद 0 हो जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि टूरिंग के लिए 999 तो आपकी टूरिंग उसमें होगी नहीं। अब लद्दाख जैसी ट्रिप 5000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर की ट्रिप है, तो मुझे ये याद रखना पड़ा कि कितनी बार 999 हुआ। जैसा मेरा 999 3 बार होके क्रॉस हुआ, तो मुझे वो याद रखना पड़ा। सो दैट इज़ द केस। ऑल्सो ट्रिप 1 ट्रिप 2, ठीक है, अगर मैं ट्रिप 2 पे पेट्रोल भरता हूँ, ट्रिप 2 मैंने रखा है, बाइक बंद करके चालू करता हूँ तो वापस से ट्रिप 1 दिखाता है, तो फिर वापस से ट्रिप 2 करो, तो वो ट्रिप 2 पे रहना चाहिए। मतलब मे बी दिस इज़ नेट पिकिंग, लेकिन ये चीज़ें हैं जो इम्प्रूव की जा सकती है। एटलीस्ट एक ट्रिप मीटर शुड हैव बीन 4 डिजिट वाला,
एक नॉर्मल रखो ना। नेक्स्ट कौन इज हैंड गार्ड। कोई हैंड गार्ड उसको बोल भी नहीं सकते, बस हवा बचाते हैं। दे आर एयर गार्ड्स, दे आर नॉट हैंड गार्ड्स, तो वो आप चेंज करवा लो। एक और कौन मैं बोलूँगा, एक्चुअली कौन नहीं है, दिस इज नेट पिकिंग की हज़ार्ड लाइट स्विच होना चाहिए था बाइक पे, क्योंकि ये बाइक कहीं पे भी हम लेके जा सकते हैं। कभी बाइक रुक गई, स्टॉल हो गई, कुछ गिर गए, तो हज़ार्ड लाइट स्विच होना ज़रूरी है फॉर एन एडवेंचर बाइक। नेक्स्ट कौन है जिसमें यार इंजन हीट इंडिकेटर ही नहीं है, मतलब गाड़ी ओवर हीट हो रही है, कितना हीट हो रही है वो समझ में नहीं आएगा। वो होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है मुझे अभी तक समझा नहीं है। देयर इज़ नो, मैंने बहुत ढूंढा, मतलब सामने दिखना चाहिए, ढूंढना पड़ रहा है, फिर भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक इट इज़ नॉट देयर, मुझे अब तक तो नहीं मिला। फ्यूल इंडिकेटर इसका जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होता है। कैसे आपको बोलूँ, गाड़ी चालू करता हो तो 2 बार दिखाएगा, फिर 10 मिनट चलाने के बाद 3 बार 4 बार हो जाएगा, तो फिर 4 बार एक्चुअल जो उसका है वो है, तो थोड़ा ऊपर नीचे है। लेकिन वंस यू आर यूज टू द बाइक, आई डोंट थिंक दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है गाड़ी कितनी चल रही है। ट्रिप मीटर तो मैं करता ही हूँ 0, तो उससे मैं अंदाज़ लगाता हूँ। आई नेवर रिलाई ऑन फ्यूल इंडिकेटर्स। बस कॉन्स तो मुझे इतने लगे। अगर मैं और नेट पिकिंग करूँ तो मुझे लगता है कि इसके गियर शिफ्टिंग जो है वो और स्मूथ हो सकती है। गियर शिफ्टिंग थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा हार्ड है, विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि काफ़ी सारे बाइक्स में ऐसे होता है। लेकिन थोड़ा और स्मूथ होता है ना तो मज़ा आ जाता है यार, और मज़ा आ जाता है। और नेट पिकिंग करूँ तो इसमें जो इंडिकेटर्स है, मतलब हेडलाइट और टेल लाइट तो एलईडी है, इंडिकेटर्स एलईडी होने चाहिए थे। और एक नेट पिकिंग करूँ तो इसका जो चार्जिंग सॉकेट है वो इसके सीट के नीचे है। आई थिंक इट शुड हैव बीन इन द फ्रंट। मतलब क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, बस नीचे से वायर सामने लाना है ना, कौन सा 1 फुट 2 फुट एक्स्ट्रा वायर लगेगा, और क्या लगेगा। लेकिन नहीं, उन्होंने नीचे दिया है, ठीक है, विच इज़ ओके, एटलीस्ट दिया है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है ना, जब बाइक पूरी लोडेड होती है, पूरा सामान लगाते हैं हम लोग, और फिर बाद में पता चलता है कि अरे मेरा फ़ोन तो चार्ज ही नहीं है, फिर क्या करें, फिर पूरा सामान निकाल के, सीट निकाल के उसको चार्ज करो, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, राइट। उसका एक ऑप्शन है, USB मेल टू USB फीमेल ले सकते हैं, नीचे से सीट से जॉइन करके सामने उसको डायरेक्ट अपन टैंक के नीचे से सामने अपने हैंडल बार पे लगा सकते हैं फिक्स करके। तो वो मैं करने वाला हूँ। अगर आपने कुछ जुगाड़ किया है चार्जिंग का वो सॉकेट्स के थ्रू, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। सो वेल, आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आई विल मेक श्योर कि मैं आने वाले वीडियोस में वो बता दूँ, या तो आपको रिप्लाई कर दूँ। बट फाइनली यार, रिव्यूज़ यार, आई विश कि पीछे बाइक होती अपनी, लेकिन कोई बात नहीं। आई एम मिसिंग माई एक्सपल्स, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मैं कंक्लूड करूँ कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, देखो कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होनी चाहिए जो सब कुछ कर पाए। सब कुछ मतलब सब कुछ, ऑल इन वन बाइक अगर आप चाहते हो, अगर आपको उस पर टूरिंग करना है, एडवेंचर करना है, ऑफ रोडिंग करना है, या तो आपको कुछ भी करना है अपार्ट फ्रॉम हाई स्पीड। ऑफ कोर्स अगर आपका बजट उतना है तो आप बड़ी बाइक ही लोगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो सब कुछ कर पाए, तो एक्सपल्स इज़ अ बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप कंपेयर इसको हिमालयन से मत करो, कोई और बड़ी बाइक से मत करो, अपाचे और पल्सर और ये सब बाइक से तो करो ही मत यार। आप इसको रैली किट लगा के इसको और एडवेंचरस कर सकते हो यार, और क्या चाहिए। मतलब मार्केट में ऑलरेडी ऐसी कोई बाइक है नहीं, ऊपर से ये जो बाइक है इसको आप और खूंखार बना सकते हो। शायद मैं फ्यूचर में ये करूँगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन देखते उसकी वो आगे का आगे देख लेंगे। लेकिन फॉर दिस प्राइस आई थिंक दिस इज़ वसूल बाइक, पैसा वसूल। अगर आपने ये बाइक मतलब कंसिडर की है और आप अगर ये सब चीज़ें करना चाहते हो तो बढ़िया है। अगर आपको सिर्फ सिटी में चलाना है तो फिर आई थिंक फिर एक्सपल्स लेके ऐसा बहुत फ़ायदा नहीं है। येस, अगर आपके सिटी में गड्ढे बहुत है तो फिर देयर इज़ अ बेनिफिट, लेकिन अच्छे रोड्स अगर है तो फिर आप एक कोई स्टाइलिश बाइक या ऐसे कोई बाइक ले सकते हो। लेकिन एक्सपल्स ऑल राउंडर बाइक है, तो यू कैन कंसिडर इट। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू जो है ये पसंद आया। विश की बाइक पीछे होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम एक्चुअली मिसिंग माई बादल। अगर आपको मेरे एक्सपल्स 204V मतलब बादल के बारे में और जानना है तो इसके काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए, आप जाके चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा प्लेलिस्ट, सो यू कैन चेक दैट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब। ऐसे टाइप के कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा हम बनाते हैं, एंड सब्सक्राइब करो यार। मतलब 40-50% लोग जो नॉन सब्सक्राइबर हो देखते हैं, तो डू सब्सक्राइब टू चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। और अगर मैं कुछ भूला हूँ तो ज़रूर कमेंट करके बताओ, एंड डू फॉलो मी इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे लाइव अपडेट्स आने वाले हैं। हमारे लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। चलो।